रहीम यार खान अपने अपने मोबाइल फोन निकाले, उसकी लाइट ऑन करे जहां तक मेरी आवाज जा रही है पीछे तक। अब मैं उस लीडर को दावत खिताब दे रहा हूं जिन्होंने इंशाअल्लाह आज से चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म। तशरीफ लाते हैं रहीम खान, वजीर आजम इमरान खान। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूँ। सबसे पहले रहीम यार खान जो आज मैंने आपका जज्बा, जुनून, शऊर जो आपका देखा है, 5 महीने से मैं जलसे कर रहा हूं, 5 महीने से ये मेरा 51 जलसा है। लेकिन इस गर्मी में जो मैंने आपका जुनून देखा है, और खास तौर पे जो मेरी बहनें सामने बैठी हैं, माशाल्लाह इतनी गर्मी में और इतनी देर आपको इंतजार करनी पड़ी, उसकी मैं माजरत करता हूं। वजह उसकी ये कि आज सारे पाकिस्तान में अवाम निकली हुई है आज सड़कों पे, और ये रहीम यार खान से जो मेरा खिताब है वो सारे पाकिस्तान में जा रहा है। तो उधर से दरखास्त आई थी कि 8 बजे से पहले तकरीर ना करना क्योंकि लोग जमा हो रहे हैं। तो मैंने उनके लिए आपको इंतजार करवाई। मैं फिर से माजरत करता हूं आपके से, इस गर्मी में आप बैठे भी रहे, और जो माशाल्लाह मैं देख रहा हूं वहां से जिस तरह फिर से आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूं। अच्छा रहीम खान, सबसे पहले हमारी कोशिश कि जो शुक्रिया माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आज जो हमारे सैलाब में मुतासिर हमारी बहन भाई बच्चे जितने भी वो मुतासिर हैं, हम सबको जितनी भी हम कोशिश कर सके इनकी मदद करने के लिए, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को आज कहता हूं कि हम उनकी थोड़ी सी भी मदद करें या ज्यादा करें जरूर, क्योंकि वो मुश्किल में है। और खास तौर पे सिंध में मैंने यहां आने से पहले पूरे ट्रक भिजवाए हैं सिंध के अंदर, क्योंकि वहां लोगों को मुश्किलात हैं, भूख है, उनके सर पे छत नहीं है, चारों तरफ पानी है। तो इंशाअल्लाह एक तो ये भिजवाए, और इंशाअल्लाह मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं 3 टेलीथॉन में, और आपको खुशी होगी
कि 8 घंटे में पाकिस्तानियों ने 14 अरब रुपया 1400 करोड़ रुपया दिया मुझे। कैसी है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। तो ये है हमारे पाकिस्तानी। अगर उनको ये एतमाद हो जाए कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है, कोई कौम दुनिया में पाकिस्तानियों से ज्यादा खुले दिल की कौम नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारा क्राइम मिनिस्टर और जो बिलावल भुट्टो अभी तक उर्दू सीख रहा है। 14 साल हो गए, 14 साल। अंग्रेज भी 2 सालों के अंदर उर्दू बोल रहे हैं, वो 14 साल अभी भी उर्दू नहीं बोल सकता। तो ये दोनों अमेरिका गए हुए हैं। मैं सबसे पहले इनसे सवाल पूछता हूं कि वो तुम क्या करने गए हो अमेरिका? अजाब आया हुआ है, अल्लाह का इम्तिहान पाकिस्तान पे आया हुआ है। सारी दुनिया, वो एक अमेरिकी एक्ट्रेस भी आई हुई है सैलाब मुतासरीन की मदद करने, तो आप यहां से उठ के उधर किधर चले गए हैं? वहां क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि वहां महंगे तरीन होटलों के अंदर ठहरे हुए हैं, महंगे तरीन होटलों में। एक तरफ शहबाज शरीफ भीख मांगने जा रहा है और दूसरी तरफ जिनसे भीख मांग रहे हैं उनको शो मारने के लिए सबसे महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं। जरा पहले, अच्छा मैंने आज आपको बड़ी वीडियोस दिखानी है। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम में जो शऊर आ रहा है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनने से कई ज्यादा, मैं जो अल्लाह का शुक्र करता हूं कि जो मेरी कौम आज जाग गई है, जो शऊर आ गया। क्योंकि इंशाअल्लाह जिस रास्ते पे अब हम लग गए, और मैं अभी आपको बाद में अपना लाएअमल देने लगा हूं, पहले एक कौम जागती है, पहले उसमें शऊर आता है और फिर वो अपनी आजादी की जदोजहद करती है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी और फलसफे के जरिए गुलाम मुसलमानों को, सोए हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश की। और आज मैं आपके सामने आया हूं, अपनी कौम को हकीकी आजादी के लिए जगाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और मैं खुश हूं कि जिस कौम की माएं, बहनें और ख्वातीन जाग जाती हैं, वो आजाद हो जाती है। जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं, उस कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता। और इंशाअल्लाह मैं अभी इसके ऊपर भी आ रहा हूं। सबसे पहले मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ आप ये देखें, मैं बार बार आपको एक बताना चाहता हूं कि आप एक अजीम कौम हो। हमारा मसला इस मुल्क के लीडर हैं। कौम गैरतमंद, कौम आजादी चाहती है, कौम खुददार है। कौम उस नारे के ऊपर पाकिस्तान बना था जो आपके सबके दिलों के अंदर वो नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या?
ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे एक गैरतमंद कौम बनती है जब वो अल्लाह से दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उस कौम का जब इस तरह का लीडर आता है, वो देखें जरा। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. ये जरा देखते जाएं कि जिस तरह स्कूल का बच्चा हेडमास्टर के सामने बैठा है। Уважаемый господин премьер-министр. काम पे टांग रही है। Yeah, there you go. There you go. There we go. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जब किसी को एक इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साजिश के जरिए, एक बैरूनी साजिश के लिए जब मुल्क के ऊपर पठाया जाता है, तो वो मुल्क को इस तरह शर्मिंदा करवाता है। फिर देखें, मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपनी पाँव पे खड़े होंगे। अब सुनो, रहीम यार खान, आप मुझे बताओ कि आप इस तरह का प्राइम मिनिस्टर चाहते हो? अभी जरा आप देखें, ये जरा देखें कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया जब पाकिस्तान, वो बेचारा फ्लड मुतासरीन के लिए आया था देखने के लिए, तो ये जरा देखें क्या करता है वो शहबाज शरीफ। Thank you very much, General Secretary, and I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of these. समझ गए रहीम यार खान? अच्छा, मैं अब आपको इसकी उर्दू समझाता हूं, इसलिए जो अंग्रेजी में बोला ना, मैं वो उर्दू में बताता हूं कि क्या कह रहा था वो ये कह रहा था कि सेक्रेटरी जनरल साहब, अगर हमें आप इमदाद देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम वो चोरी नहीं करेंगे। मेरे वजीर जो बैठे हुए सामने, 60% वजीर जमानत पे हैं करप्शन पे, वो चोरी नहीं करेंगे। वो आपसे वादा करते हैं क्योंकि सेक्रेटरी जनरल साहब आप पैसा दे रहे हैं तो अब हम ईमानदारी से खर्च करेंगे, पहले चोरी करते थे। अच्छा, अब रहीम यार खान देखें, मैं ये आपको जरूर ये चीजें बताना चाहता हूं, आप और मेरी बहनें आप सामने, आपके लिए मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं, अगर आपने एक चीज अपने बच्चों को सिखाना है तो ये समझ लें, अपने बच्चों को एक चीज सिखाएं कि दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो इंसान अपनी खुद इज्जत करता है। आप अगर अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। और मेरी बहनों, अपने बच्चों को एक और चीज सिखाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह
इंसान को गैरत देता है, गैरत देता है। आप जब अल्लाह से दावा करते हैं कि मौला तू ही मेरा खुदा है, मैं किसी बुत के सामने नहीं झुकूंगा। बुत का मतलब कि मैं किसी खौफ के बुत, किसी लालच के, किसी पैसे के बुत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इंसान को गैरत देती है। और मेरी बहनों, मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा यह है कि सबसे बड़ा इंसानों के अंदर जो मैंने फर्क देखा है वो है गैरत। एक गरीब आदमी भी जिसमें गैरत होती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। और अरबोपति, इस तरह का क्राइम मिनिस्टर, अरबोपति की कोई इज्जत नहीं करता जो अपनी इज्जत नहीं करता, जिसमें गैरत नहीं होती। अब ये देखें, ये जरा अब आपने गौर से देखना है, बतिया बंद करें। ये देखें कि ये अब अमेरिका में जाके हमारा करोड़ों रुपया खर्च किया और अमेरिका में जाके ये क्या कह रहा है, ये जरा इंटरव्यू सुना अंग्रेजी में, फिर मैं आपको उर्दू में बताता हूं क्या कह रहा है। Relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawn are asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly. The epidemic. It's waiting for us. Please help us in... क्या कह रहा है? इंटरव्यू दे रहा है, सुना जरा। मेरी बहनों, मुझे पता बड़ी गर्मी है लेकिन सुनना जरूरी है, आप में बड़ा सब्र है। एक इंटरव्यू दे रहा है, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं थी वो इंटरव्यू देने के लिए। वहां जाके उसको कह रहा है कि हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, खुदा के वास्ते हमें पैसा दिलवा दो। वो जो भी आप देख रहे थे, वो तो बेचारी इंटरव्यू लेने वाली है, उसे कहता है कि अपनी चैनल के जरिए लोगों को कहो कि हमें पैसे की जरूरत है, हमारा दिवालिया निकल गया। मैं इसलिए ये आपको चीजें दिखा रहा हूं कि ये होता है जब एक मुल्क के ऊपर एक मसनूई लीडर बैठा दिया जाता है। इसको क्यों लेके आए? इसको इसलिए नहीं लेके आए कि इसमें कोई क़ियादत की, इसमें कोई क्वालिटी थी। इसको इसलिए लेके आए कि ये जो भी हुक्म मिलेगा बाहर से, ये सारे हुक्म मानेगा। ये अगर IMF कहेगा कि महंगाई करो, बिजली की कीमत ऊपर करो, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, ये सारे काम करेगा, क्योंकि इसको पीछे से डिक्टेशन आता है। और ये करेगा क्या कि बाहर की दुनिया पे जाके इमदाद लेगा कि जी हमें पैसे दे दो, हम मारे गए। तो रहीम यार खान, मैं जब आपको हकीकी आजादी के लिए खड़ा कर रहा हूं, मेरा मकसद क्या है कि अगर हमारी कौम खड़ी ना हुई और इसी तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, तो रहीम यार खान, ये याद रखो, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर इस तरह के करप्ट लोग, जिसको सजा होने वाली थी FIA के केस में, शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए की, इनके केसेस रोके गए और बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर इसको मुसल्लत किया गया। इसके अलावा 60% इनकी कैबिनेट जो जमानत पे है, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं। एक तरफ दुनिया से भीख मांग रहे हैं, एक तरफ सिंध में सैलाब आया हुआ है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये जो कैबिनेट आई है और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नैब का कानून बदल के
इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। 1100 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था, इन्होंने एनआरओ लिया, इन्होंने आके अपने आप को दिया, माफ करवाया। जो पैसा आपका था, जो पाकिस्तानी कौम से चोरी हुआ था, तो इनका मकसद अपनी चोरी बचाना था। बाहर के लोग जो इनको मुसल्लत किया, उनका मकसद यहां ऐसी क़यादत हो जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए मैं जो अभी आखिर में आपको लायामल दूंगा, हमने तैयारी करनी है पाकिस्तानियों अपनी हकीकी आजादी के लिए। हमने अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना पड़ेगा। हमें कभी भी किसी कौम को आजादी प्लेट में नहीं दी गई, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं अब अपनी कौम के सामने 2-3 चीजें अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बड़ा गौर से मेरी बात सुननी है, क्योंकि सारे जितने भी आज जिधर भी पाकिस्तान में मेरी कौम निकली हुई है, मैं आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं। मेरी कौम, एक बात याद रख लो कि जब एक कौम, जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, उन्होंने जो 1500 साल बाद पहले की थी, सब याद रख लें। उन्होंने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और ये बड़े डाकू जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके जाते हैं, जो कौम इनको सजा नहीं दे सकती, वो कौम अपनी तबाही के रास्ते पर निकल जाती है। आज रहीम यार खान, आज अगर हम चुप करके ये कबूल कर लें कि 1100 अरब रुपया जो इस कौम को चोरी किया इन्होंने, और इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और अगर हम ये कबूल कर लें इस चोरी को, और अगर हम गुलामों की तरह इनसे अपनी आजादी छीनने की ना कोशिश करें और मान जाएं गुलामी, तो मेरे सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हो, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इसी तरह जिंदा रहना है कि हमारा सरबराह बाहर जाके हाथ फैलाए और पैसे मांगे, इस तरह कि जी हम तबाह हो जाएंगे अगर आपने पैसे ना दिए, पैसे मांगने के लिए हर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। जो भी पैसा देगा, पाकिस्तानियों याद रखो, वो आपकी आजादी का सौदा करेगा, इस मुल्क की सॉवरेंटी, वो सॉवरेंटी के ऊपर सौदा करेगा। कोई, वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई चीज मुफ्त नहीं आती। पहले आपने 30 साल इन दोनों ने हुकूमत की, मुल्क का दिवालिया निकाला, मुल्क को मकरूज किया, और आज वही लोग आज बाहर जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। क्यों लोग इनको पैसे नहीं देते? क्यों लोग इनको पैसे नहीं देते? बताएं, क्यों नहीं पैसे देते? क्योंकि इनको सबको पता है कि इनके अपने पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं, चोरी करके खुद बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, और आज पाकिस्तानी दुनिया में कह रहे हैं कि जी हमें पैसे दो। कोई पैसे नहीं दे रहा। जो सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में खास तौर पे जिस तरह का फ्लड आया, आज दुनिया को, पाकिस्तान को पैसा देना चाहिए था, लेकिन दुनिया को पता है कि इस वक्त की क़यादत आसिफ जरदारी और ये शरीफ 30 साल से ये चोरी कर रहे हैं। बाहर के अखबारों में इनकी चोरियों के ऊपर लिखा हुआ है।
बाहर के मीडिया पे इनकी डॉक्यूमेंट्री चोरियों की चली हुई है। कभी भी वो इनको पैसे नहीं देंगे, जिसकी वजह से सिंध के और बलूचिस्तान के, खास तौर पे इन दो सूबों की बात कर रहा हूं, सैलाब के मुतासरीन मुश्किल में हैं। तो मैं आज अपनी कौम के सामने, रहीम यार खान, कौम के सामने आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये कि देखें, इन्होंने ये जो साजिश की थी, इन्होंने पूरी तरह कोशिश की कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, क्योंकि डरे हुए हैं पाकिस्तानी अवाम से कि जब भी इलेक्शन होंगे, इनको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तो इलेक्शनों से भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। और दूसरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है, इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मैं आजाद देखना चाहता हूं। मैं, रहीम यार खान सुन लो, सारा पाकिस्तान सुन लो, मैं आज आपको कह दूं कि एक तो मेरा ईमान है अल्लाह पे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह फैसला नहीं करता इंसान दुनिया से नहीं जाता। दूसरा, मेरा ये ईमान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलाम रहने से। तो रहीम यार खान, ये सुन ले आप कि ये जो साजिश है, ये साजिश कौन कर रहे हैं? ये वो लोग जो अपनी अना के लिए, अना और अपने करप्शन के कैदी हैं, गुलाम हैं अपनी करप्शन और अना के। ये मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान आते हैं गवर्नमेंट करने के लिए, पैसा यहां से लूटते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये वो लोग हैं। इनके साथ एक साजिशी टोला मिल के कोशिश कर रहा है, पूरी मुल्क के कोशिश कर रहा है कि हम इन चोरों की गुलामी करें। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कहता हूं कि अगर मुझे अल्लाह पे यकीन है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, रिस्क उसके हाथ में है, तो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप भी सब खौफ के बुत को तोड़ दो, खौफ की जंजीरें तोड़ दो। सारी कौम को मैं कहता हूं कि आप तैयारी करें, आप मेरी कॉल की तैयारी करें, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैंने किसी सूरत इन चोरों को किसी सूरत कबूल नहीं करना। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे,
हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। रहीम खान, जो आज हो रहा है, हर रोज हम सुनते हैं कि इनके केसेस माफ हो रहे हैं। अब हम ये सुन रहे हैं कि इसहाक डार पाकिस्तान आने वाला है। वो इसहाक डार जिसने हुदैबा पेपर मिल में गवाही दी हुई है कि वो शरीफ खानदान का यहां से पैसा मनी लॉन्डर होके बाहर जाता था। लंदन में काजी फैमिली थी, उसके जरिए फिर वापस पैसा आता था रेमिटेंस के नाम पे। बीबीसी की एक फिल्म बनी है इस पे, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश हुई है। इसने खुद बयान दिया हुआ है कि मैं इस मुल्क से शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके फिर वहां से पैसा लेके आता था रेमिटेंसेस दिखा के। उसके बाद ये नून लीग की हुकूमत थी, जब नून लीग की हुकूमत में या प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर भागा। हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, अदलिया आजाद थी। किस चीज से इसको डर था? इसको डर था कि इसके पाकिस्तान से बाहर इसके और इसके बच्चों के पैसे पड़े हैं, जायदादें पड़ी हैं, इसलिए मुल्क से बाहर भागा था। और अब जो एनआरओ मिल रहा है और ये डील के तहत वापस लाया जा रहा है, पहले तो जो भी ये समझता है कि इसहाक डार ये मुल्क की माइशत ठीक कर लेगा, अगर वो अब ठीक कर ले गया तो जब पहले हमें हुकूमत मिली थी पाकिस्तान की माइशत बदतरीन हालत में थी। सबसे बड़ा खसारा था बैरूनी मुल्क का, वो छोड़ के गया। इसने हमारी एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क की आमदनी बढ़ती है वो रोक दी। इसने पाकिस्तान की माइशत और इंडस्ट्री का तबाही कर दी। इसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये कोई समझ रहा है कि वो आके इस मुल्क को ठीक कर देगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। हम अगर ये कोई समझता है कि ये आएंगे और हम इनकी चोरी, ये जो मुल्क लूट रहे हैं, केस माफ करवा रहे हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह हम चुप करके ये तमाशा देखेंगे। मैं आज सारों को पैगाम देना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, जब तक मेरे में जान है मैं निकलूंगा इसके खिलाफ, मैं अपनी कौम को निकालूंगा। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। आज जो मुल्क की माइशत है वो खुद ही शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में जाके कह दिया कि हमारा दिवालिया निकलने लगा है, हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। तो मैं आज उन सब से पूछता हूं जिन्होंने यह साजिश करके हमारी हुकूमत हटाई थी, मैं आज इन सब से पूछता हूं कि आज आप सारी कौम के सामने जिम्मेदार हैं। जो आपने इस मुल्क से किया, वो मुल्क
वो मुल्क, या ऊपर जरा ज्यादा बड़ा जलसा हो रहा है इसलिए मैं इनको जरा कंट्रोल कर रहा हूं। वो मुल्क, सुने जरा, हमारी जो माइशत थी हमारे तीसरे और चौथे साल में, 17 साल के बाद हमारी माइशत की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल हमारी माइशत तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी। हमारे किसानों को जो हमने पैकेज दिया, 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, रिकॉर्ड पैदावार थी। 4 फसलों में इंडस्ट्री भी आगे जा रही थी, हमारे किसान भी खुश था, हमारे मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था। रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, यानी कि रिकॉर्ड डॉलर मुल्क में आ रहा था। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिकॉर्ड पैसा रेमिटेंसेस भेजे थे, 31 अरब डॉलर। आईटी, पहली दफा हम अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उठा रहे थे। 2 सालों में 70% इजाफा हुआ उनकी एक्सपोर्ट्स में। हमारा टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हमने अपनी कौम को महंगाई से बचाया हुआ था। हमने लोगों को बिजली की महंगाई और डीजल और पेट्रोल की महंगाई से बचाया हुआ था। हमारे जमाने में 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल था। आज 250 रुपए पहुंच गया डीजल और 236 पे पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ा शऊर है आप में। 250 रुपया फजल रहमान का लीटर पे पहुंच गया। तो पाकिस्तान में हमने महंगाई भी रोकी। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए। पहली दफा मुल्क में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर खानदान के लिए, पंजाब में और केपी में, कि किसी भी अस्पताल में जाके लोग अपना, कोई भी गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवा सकता था। एहसास प्रोग्राम हमारा, सस्ते कर्जे, सूद के बगैर कर्जे घर बनाने में, किसानों के लिए कर्जे, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे सरमायाकारों के लिए। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब एक मुल्क मुश्किल हालात में तरक्की कर रहा था, कोरोना के बावजूद जो सारी दुनिया में कोरोना का अजाब आया, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान 190 मुल्कों में से टॉप 3 मुल्क था। पाकिस्तान उन टॉप 3 मुल्कों में था जिन्होंने कोरोना को भी संभाला, अपने गुर्बत भी, गरीबों को संभाला, उन्होंने अपनी माइशत भी बचाई। ये इंटरनेशनली माना जाता है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि वो हुकूमत को गिरा के और ये चोरों को ऊपर मुसल्लत करके, जिन्होंने आपके सामने आज, वो मैंने दिखाया भी था, बस रोया ही नहीं सिर्फ शहबाज शरीफ उस औरत के सामने, पैसे दे दो जी, मैं मर गया, तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया। जरा एक दफा वो फिर से चलाएं तो सही, वो शहबाज शरीफ का, ये जरा फिर से शुरू से इंटरव्यू दिखाएं, ये जरा गौर से देखें, मैं फिर उर्दू में बताऊंगा कि ये क्या कह रहा है, जरा ये देखें तो सही। Relief, unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawn are asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly. The epidemic. It is waiting for us. Please help us in... सुन लिया? प्लीज हेल्प अस, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। वो बेचारी, वो मेरी बहनों, आपने देखा था वो बेचारी औरत की आंखों में आंसू ही आ गए।
कि मैं खुदा के वास्ते प्लीज मेरी मदद करो। शहबाज शरीफ बड़ी जल्दी थी इख्तिदार में आने के लिए, बड़ी देर से अचकन सलवाई हुई थी, बड़ा शौक था कि किसी तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बेशक बैरून मुल्क के साथ मिलके साजिश करके एक मुल्क जो बड़ी देर के बाद बेहतरीन रास्ते पे चल रहा था, इनकी अपनी इकोनॉमिक सर्वे जो इनकी हुकूमत जो वो किताब बताते हैं हर साल माइशत के ऊपर, उसके मुताबिक 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन तरक्की थी। उस हुकूमत को गिरा के ये आके अब दुनिया में वो कभी वो सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेता है कि खुदा के वास्ते पैसे दे दो मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद जाके वो बेचारी औरत, उसके आंसू निकलने शुरू हो गए कि ओहो प्लीज मेरी मदद कर दे। तो पाकिस्तानियों, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। हमारी कौम की बदकिस्मती क्या है कि वो मुल्क जिसका लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसका नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, वो मुल्क का देखें सरबराह जाके भिखारियों की तरह जी मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं इसलिए आज आपको सारी कौम को तैयार कर रहा हूं। मैं अभी आखिर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं कि ये जो चोर अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में करप्शन रोकी जाए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप ये जो देख रहे हैं मुल्क में कि चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं और केसेस करप्शन के इनके दौर में बने हुए हैं, इनके दौर के केसेस हैं, और वो आज आके बारी बारी सारे अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं और कौम को 1100 अरब रुपया जो कौम का चोरी किया हुआ था वो हजम कर रहे हैं। क्या मैं अकेला हूं? मैंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं? क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? ताकत उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी तरफ नहीं हैं। अल्लाह ने, सुन लो मेरी बात रहीम यार खान वालों, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह किया है, अमर बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर, हम सबको उसने कहा है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। कहीं अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि ना मैं अच्छाई के साथ हूं ना बुराई के साथ हूं, न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। हुक्म है उसका, हमें अल्लाह का हुक्म है कि जब ये चोर जो मुल्क को लूट के भाग गए बाहर और अब आके अपने केसेस माफ करवा रहे हैं, डील के तहत, एनआरओ के तहत, सारी कौम पे फर्ज है कि इनका खिलाफ खड़े हो, इनका मुकाबला करो, क्योंकि मेरे मौला ने कुरान में वाज़ेह कर दिया है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह ने कहा है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर एक कौम भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहती है, अल्लाह वैसे ही रखेगा। अगर एक कौम आजाद होना चाहती है, हकीकी आजादी चाहती है, और हकीकी आजादी का मतलब हकीकी जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत इंसान को हकीकी आजादी देती है। इसके लिए इंसानों को जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है जद्दोजहद करनी पड़ती है। किसी जमहूरियत में यह नहीं होता कि जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सहाफी जो उनके लिए उनका मौक़िफ़ पेश करें, उनको धमकियां, उनके खिलाफ FIR, वो मुल्क से बाहर उनको भटका दो। जो चैनल
इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करे, उसको बंद कर दो, उसके ऊपर हर किस्म की धमकियां दो। वो जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान सारे पाकिस्तान में, जो हमारे भी नहीं हैं, जो इस कौम के लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज के जो पसंद नहीं है, उनको धमकियां आती हैं, नामालूम नंबर से धमकियां आती हैं, डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है। मैं इसलिए आप सबको यह कहना चाहता हूं कि आजाद कौमों के अंदर यह नहीं होता, यह सिर्फ गुलाम कौमों में होता है। आजाद जमहूरियत, जो जमहूरियत आजादी देती है, उस जमहूरियत में यह नहीं होता। और जब तक हकीकी जमहूरियत ना आए, कौम तरक्की नहीं करती, कौमें नहीं तरक्की करती। तुर्की, जब तक तुर्की में हकीकी जमहूरियत नहीं आई, उसने तरक्की नहीं की। बांग्लादेश, जब तक उनकी जमहूरियत बेहतर नहीं हुई, बांग्लादेश ने तरक्की नहीं की और आज हमारे से आगे निकल गया। हमें रोका हुआ इसने कि हम आजाद नहीं हैं, हमें डराया धमकाया जाता है। तो रहीम यार खान और पाकिस्तान में जो भी देख रहे हो मुझे, आगे से नामालूम नंबर से आपको कोई धमकियां दे, वापस उसको धमकी दो। रहीम यार खान, मुझे वादा करो, किसी को भी आगे से नामालूम नंबर से धमकी आई तो मेरे से वादा करना है कि आपने वापस उसको धमकी देनी है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान। आपने उसे कहना है, जब वो धमकी दे, उसे कहना मेरा आइन, इस मुल्क का कानून मुझे इजाजत देता है आजादी राय पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मेरा बुनियादी हक है। और एक आजाद मुल्क की आजाद अदलिया उसको इजाजत देती है ये कि वो अपने हकूक के लिए खड़ा हो सके। और माशाल्लाह आज हमारी अदालतों ने बड़ी आगे बढ़े। हमारी अदालतें ऐसे नहीं थी पहले तो कंट्रोल थी। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद आज हमारी अदालतें आजादी की तरफ जा रही हैं। कौम पूरी इनके साथ खड़ी हो और अदालतों को कौम के बुनियादी हकूक की हिफाजत करने के लिए खड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज, रहीम यार खान, ये याद रखना, मैं फिर से आपको दोहराता हूं, कभी कोई आजादी प्लेट पे रख के नहीं देता। कोई नहीं कहता कि आओ आजादी ले जाओ। इंसानी तारीख हमें यह बताती है कि कौम में अपनी आजादी जद्दोजहद करके, जहाद करके लड़ती है। यह वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, यह वक्त आ गया कि हम अपनी आजादी लें। ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो एनआरओ वाले, ये जो बाहर बैठ जाते हैं, मुल्क से बाहर
बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं और चोरी करके फिर बाहर चले जाते हैं। वक्त आ गया है पाकिस्तानियों, इनके सामने खड़ा होना। मैंने सुना एक बहुत बड़ा कातिल मुजरिम जो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये याद रखें, इस हुकूमत में आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता जब तक आपने कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। जितने बड़े मुजरिम उतने बड़े ओहदे। तो राना सनाउल्लाह को उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। राना सनाउल्लाह कहता कि अब जब ये तहरीक इंसाफ का धरना होगा इस्लामाबाद में, तो कहता मैंने आंसू गैस के लिए तैयारी की हुई है और मैंने पैलेट गन्स यानी पैलेट गन्स भी तैयार किए हुए हैं। मैं राना सनाउल्लाह पहले तो पूछता हूं, वैसे तुम्हारे में अकल तो है नहीं, लेकिन मैं फिर यह पूछता हूं कि मुल्क की बदकिस्मती देखोगे, इस तरह का आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, जो इनका अपना नून लीग का वजीर कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, वो आज हमें बता रहा है कि जमहूरियत क्या होती है। राना सनाउल्लाह सबसे पहले ये मेरा हक है, मेरा जमहूरी हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। जब हमारे जमाने में मेरी गवर्नमेंट में एक दफा कांपे टांगने वाली बिलावल, एक दफा वो बड़ा डराने आया हमें जी, कांपे टांग जाएंगी उसके धरने से। बड़ा सिंध से आया, पैसा खर्च किया, बेचारी सिंध कौम का पैसा वो भी खर्च करके पहुंचा इस्लामाबाद, तो पता चला कि अपनी कांपे टांग गई। कोई रुकावट नहीं थी उसके रास्ते में, कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं हुई, कोई कंटेनर नहीं रखे, क्योंकि हम जमहूरियत में मानते हैं, हमने कोई नहीं रोका। और दूसरी तरफ 2 दफा धरना देने के लिए डीजल साहब पहुंच गए। डीजल ने बड़ा डराया कि हुकूमत गिराने आ रहा हूं मैं। ऊपर से ये भी क्या मुझे इशारा मिला कहीं से, तो डीजल पहुंच गया 2 दफा। उससे पूछो, एक रुकावट उसके सामने नहीं रखी, बल्कि डीजल को हमने कहा कि अगर खाने पीने की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको दे देंगे धरने में। और ये राना सनाउल्लाह हमें डरा रहा है कि जनाब तुम आओ तो मैं वो पैलेट गन चलाऊंगा तो टीयर गैस चलेंगे। राना सनाउल्लाह, तुम और ये जो तुम्हारा डरपोक चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, तुम दोनों मेरे से सुन लो। पहली दफा जब हमने 25 मई को हम जब आए थे इस्लामाबाद, तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम जुल्म करोगे, ख्वातीन को देख के, बच्चों को देख के, फैमिलीज को देख के। हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम शेलिंग करोगे। सारी हमारी पाकिस्तानी और इस्लामी रवायत के खिलाफ औरतों के ऊपर, बच्चों पर शेलिंग किया आपने। घरों में 2-2, 3 बजे लोगों के घरों में घुस के हरासा किया, डराया, धमकाया, जेल में डाला, हजारों लोगों को जेल में डाला। हमें अंदाजा नहीं था। अब राना सनाउल्लाह, अब कान खोल के सुन लो, इस बारी कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा।
देखो, आपको शायद भूल गया हो, ज्यादातर लोग पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं क्रिकेट खेलता था। मैं अल्लाह की, सारा कुछ अल्लाह करता है, कोशिश इंसान की, कामयाबी अल्लाह की। तो मुझे अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी और क्रिकेट की तारीख में मुझे एक वो टॉप कप्तानों में माना गया। अब कप्तान क्या होता है? सिर्फ सारी खेलों के अंदर एक स्पोर्ट के अंदर कप्तानी की जरूरत होती है, बाकी कोच ज्यादा अहमियत कोच की होती है। सिर्फ क्रिकेट में कप्तान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको फैसले करने पड़ते हैं, वो फैसले जो किसी कप्तान को नहीं करने पड़ते। तो कप्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो सारा वक्त देख रहा होता है कि मेरा मुखालिफ क्या कर रहा है और मैं क्या करूंगा। मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, राना सनाउल्लाह को नहीं पता मैंने क्या करना है। तो तैयारी कर लो, मेरी सारी आज पाकिस्तानी कौम देख रही है, तैयारी कर रहा हूं। लेकिन मैं उससे पहले, खत्म करने से पहले एक तो बताना चाहता हूं, मैं ये जरूर दिखाना चाहता हूं आपको कि किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। जो स्टार है, जो नवाज शरीफ की जो स्टार मानी जाती है, वो उसकी बेटी मरियम है। अब मरियम उसकी फैमिली में सबसे अक्लमंद समझी जाती है। अब जरा ये आप ये जरा देखें, ख्वातीन, ये जरा गौर से देखें, ये पहले देखें कि जब मैंने कहा कि आपके लंदन में ये महंगे महंगे इलाके में 4 महलात किधर से आए, तो ये सुने क्या कहती है कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया रमियार खान, सुन लिया, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी ना, इंग्लैंड तो दूर की बात है, पाकिस्तान में मैं बेचारी, मुझे तो हर रोज घर ढूंढना पड़ता है, कोई छत मिल जाए। अब ये सुने, अब इस मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। कुरान में वो कहता है, मेरा ये वादा है कि सच आखिर में सबके सामने आएगा, उसका वादा है अल हक का। तो मरियम को नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ होगा, एक इंटरनेशनल इंकशाफ, जिस इंकशाफ में बड़े बड़े दुनिया के मिनिस्टर और वजीर और प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो दुनिया में सामने आ गई, जिसको कहते हैं पैनामा पेपर्स। अब जब इंकशाफ हो गया तो मरियम के बड़े भाई या छोटा भाई, मुझे नहीं पता, वो क्या कहता है, जरा आप ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, सुन लिया रबिया खान, सुन लिया कि ना तो सिर्फ वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो मरियम नवाज के नाम पे खरीदी गई। अब आप बड़ा शऊर, मेरे वैसे माशाल्लाह बड़ा सब्र और शऊर से सुना आपने। अब मुझे ये बताएं कि अपनी बेटी के नाम पे उसने क्यों खरीदी, अपने नाम पे क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि पैसा तो नवाज शरीफ का था। बताएं, मेरी बहनें बताएं आगे, क्यों अपने नाम पे नहीं खरीदी? क्योंकि चोरी का पैसा था, और चोरी आपकी थी, पाकिस्तानियों का पैसा चोरी करके लंदन ले गया था, और अब तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान वापस आने में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, मेरी कौम शानदार इस्तकबाल करेगी तुम्हारा, तुम आओ तो सही। अच्छा अब जब मरियम को पता चला
कि भांडा फूट गया। भाई ने कह दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। जब भाई ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अब जरा सुने मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। हसन सुन लिया, सुन लो जरा। ख्वातीन आप खास तौर पे देखें, क्योंकि अल्लाह ने पता क्या औरतों को एक सलाहियत दी है, आदमियों से ज्यादा औरतों में सलाहियत है। वो शक्ल देख के पहचान सकती हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। मैं अपने नौजवानों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ होती है वो बच्चे की शक्ल से पहचानती है कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि बोल तो नहीं सकता वो। तो माँ के अंदर अल्लाह सलाहियत डेवलप कर देता है, वो समझ आती है कि बच्चा क्या चाह रहा है उसकी शक्ल से। अब ये जो मरियम की शक्ल आपने देखी, क्या इसकी शक्ल के ऊपर आदमी तो समझेंगे कि ओहो ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती। इतनी संजीदा शक्ल से उसने कहा कि मेरा दादा तो अरबोपति था। अब कि कह तो सकती नहीं थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप के पास उसने तो अपने एसेट्स में दिखाया ही नहीं है कि पैसा, और ये भी नहीं कह सकती थी चोरी का पैसा है। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे तो दादे का तो पूछना किसी ने नहीं था, तो दादे के ऊपर डाल दिया कि दादा बहुत अमीर था। अच्छा अब जरा ये तमाशा देखें, मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा ये गौर से देखें। मेरा खानदान मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो क्यों रहीम यार खान, अब मैं ये ठीक नहीं कहता कि मरियम को एक ही क्वालिटी मुझे उसमें नजर आई है अभी तक, इतने सीधे मुंह से झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं देखा। अब हमारी मेरी ख्वातीन को तो खैर आपको तो नजर आ गया होगा शक्ल से। मैं शर्त आपको लगाता हूं कि जितने भी हम मर्द बैठे हैं हमने कहना था देखें बेचारी सच बोल रही होगी, इतनी शक्ल उसने कही होगी। अच्छा जी, अब जरा एक और अच्छा, अब मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। मैंने आज आपसे रहीम यार खान, आज मैंने फैसला किया था कि मैं लाएअमल तय करूंगा और अपनी कौम को बताऊंगा कि मैंने करना क्या। अब 51 जलसे कर बैठा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर लिया, कभी मैंने अपने लोगों में ये शऊर नहीं देखा जो आज मेरी कौम में आया है। मैंने कभी 5 इतने गर्मी के महीने, इतने गर्मी के महीने मैंने कभी इस तरह कौम को नहीं निकलते देखा जिस तरह आज आप बैठी हैं ख्वातीन गर्मी के अंदर। मैं देख रहा हूं सारा वक्त आप पंखा झल रही हैं, गर्मी है मुझे पता है, पीछे जुड़े हुए हैं सब। इस गर्मी में मैंने कभी अपनी कौम को ऐसे निकलते नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरी कौम तैयार है अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद करने के लिए। रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे।
ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। तो आज मैं सारे जितने भी पाकिस्तान में मेरे पाकिस्तान के नौजवान, हमारी ख्वातीन, हमारी बहनें, पाकिस्तान के बच्चे, हमारे बुजुर्ग, जिधर जिधर भी आज आप इस मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरा आज आपको पैगाम है, आप सब ने तैयार हो जाना है, आपने सब ने तैयार होना है। मैं आपको कॉल दूंगा, ज्यादा नोटिस नहीं दूंगा, कॉल तब दूंगा जब जो मेरे मुखालिफ हैं, जब वो समझेंगे कि इमरान खान पीछे हट गया, मैं तब कॉल दूंगा। और कॉल तब दूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरी एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी, तब दूंगा। मैंने सारों को तैयारी करवाई है, अपनी सारी तंजीमों को। मैंने अपनी टाइगर फोर्स को कहा तैयार हो जाओ। मैंने आपकी तैयारी चेक कर रहा हूं, हर रोज मैं अपनी टीम की तैयारी चेक करता हूं, और जिस दिन मैंने समझा कि हम तैयार हैं और वो ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा। और वो जो कॉल होगी, वो कॉल आखिरी कॉल होगी। उसके बाद कोई मार्च नहीं होगी, कोई धरना नहीं होगा, वो कॉल होगी पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर मैं चैलेंज करता हूं, कोई मुझे आज बता दे कि जिस तरह ये तेजी से मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, माशी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, सिवाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता पाकिस्तान के लिए नहीं। जब तक इलेक्शंस नहीं होते, सियासी इस्तेकाम नहीं आता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, कोई नहीं रोक सकता जो माशी तौर पे पाकिस्तान नीचे जा रहा है। माशी इस्तेकाम आता है सियासी इस्तेकाम से। हम इलेक्शंस ये नहीं चाहते कि हमें इक़्तिदार चाहिए, हम इलेक्शंस इसलिए चाहते हैं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं, महंगाई में अवाम डूब रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सनतकार हो, चाहे वो घर में ख्वातीन देख रही हैं कि हर रोज कीमतें ऊपर जा रही हैं, बिजली के बिल नहीं लोग दे सकते, और अभी महंगाई और आनी है क्योंकि रुपया गिर रहा है। 33% पाकिस्तान का रुपया गिरा है, 33% इस मुल्क का रुपया गिरा है। इसका क्या मतलब है? आपके बैंक में जो पैसे पड़े हुए थे, अगर 100 रुपया था तो उसमें से 33 रुपए काट लें, 100 रुपए में से 33 रुपए कम हो गए। लेकिन अगर आपका पैसा आपके एहसास से मुल्क से बाहर पड़े हैं तो आपको 33% फायदा हो गया, आपके एहसास से ऊपर चले गए। और इसलिए मैं ये भी इस कौम को कहता हूं, कभी से इसके बाद कभी किसी पार्टी को वोट ना देना जिस पार्टी के सरबराह के पैसे और असासे मुल्क से बाहर पड़े हों, क्योंकि मुल्क में जब रुपया गिरता है उनको फायदा होता है, कौम को नुकसान होता है। और इसलिए अगर हमने मुल्क को इस तबाही से बचाना है, सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। और हमारी जो तहरीक होगी, अब जब हम निकलेंगे इस बारी, जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट डेट नहीं मिलती, जब तक हमें तारीख नहीं मिलती, ये अब तहरीक रुकेगी नहीं। रहीम खान, आखिर में मुझे बताओ, आप तैयार हो? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं फिर से सलाम करता हूं आपको, आपके जज्बे, जुनून और शऊर को।
पाकिस्तान जिंदाबाद और रहीम यार खान जिंदाबाद।